अगर आपने इंडियन फाइनेंस यूट्यूब पर टाइम बिताया है तो आपने सुना होगा एक गोल्डन रूल, रेंट नॉट टू बाय। 20s में रेंट करिए, आधे अपने 30s में भी रेंट करिए। That renting is a smarter financial decision compared to buying a house. दैट मीन्स कि घर को आप रेंट में ले, खरीदे नहीं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला एंड कैलकुलेशन को दिखाते हुए वो ये प्रूव भी करते हैं, जहाँ पर कैलकुलेशन क्या यूज होता है कि मुंबई या बैंगलोर वाले सिटीज़ में अगर आप एक घर लेते हैं तो वहाँ पर आपके 1 करोड़ रुपए पर अराउंड 9% से लेकर के 8.5% तक का जो है कि अप्रॉक्सीमेटली इंटरेस्ट रेट पड़ जाता है। वहीं अगर आप उन्हीं लोकेशंस पे रूम रेंट पे ले लेते हैं, फिर अगर आप फ्लैट रेंट पे ले लेते हैं तो लग्जरी फ्लैट आपको 3 लाख रुपए सालाना खर्च पे मिल सकता है। अब जो रेस्ट पैसा है, दैट मीन्स कि जो आप 8.5 लाख रुपए इंटरेस्ट पे कर रहे होते ऑन 1 करोड़ रुपीज़, 8.5 लाख रुपए इंटरेस्ट देने के बजाय अगर आप 3 लाख रुपए रेंट देते हो तो वो घर रेंटेड घर ज़्यादा सस्ता पड़ता है। और जो रेस्ट पैसा है उसे आप एसआईपी पे इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो फिर वो बढ़ते बढ़ते करोड़ों बन जाता है और फिर आप जीत जाते हो। लेकिन एक्सेल सीट पर ये लॉजिक बहुत ही सटीक लगता है और सही लगता है, लेकिन डाटा और इंडियन साइकोलॉजी कुछ और ही कहती है। मैं अभी एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट डेविड बेक का एक इंटरव्यू देख रहा था। उम्र में घर न खरीद कर किराए पर रहते हैं तो 40 में आप पाएंगे कि आपने कोई संपत्ति नहीं बनाई। जहां पर वो बता रहे थे कि जो ऑर्डिनरी साधारण व्यक्ति है वो रेंट करके नहीं, घर को खरीद करके अपना वेल्थ बनाते हैं और बनाए हैं। तो आज हम एक्सेल सीट को साइड में रख के इंडियन डाटा, रफ इंडियन डाटा क्या बोलता है हम उस पर बात करेंगे और हम देखेंगे कि रेंट एंड इन्वेस्ट क्या प्रैक्टिकल है या ये सिर्फ एक फैंटेसी है। सो रेंट एंड इन्वेस्ट का जो मेन लॉजिक है वो यही है कि इंडिया में हाउसिंग रेंट यील्ड बहुत ही कम है एज कंपेयर टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, 2 से 3%। और वहीं अगर हम आपकी लोन का इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो होता है 8.5% से 9%। अब आते हैं रियल इंडियन डाटा पे। अब डेविड पैक का जो कॉन्सेप्ट है वो है फोर्स्ड सेविंग, दैट मीन्स कि फोर्सफुली सेविंग करना है ना। और इंडिया में ये कॉन्सेप्ट स्टेरॉइड्स पे ज्यादा काम करता है। एक्सेल सीट मानती है कि आप लोन 20 से 30 साल तक का लेते हैं और आप उसे पे करते रहते हैं, लेकिन एसबीआई और एचडीएफसी का जो डाटा है वो कहता है कि एक जो एवरेज इंडियन है वो अपने लोन को 8 से 10 साल में, मैक्सिमम 8 से 10 साल में ख़त्म कर देता है, क्योंकि हम इंडियंस को कर्ज पसंद नहीं है। अगर हमें कहीं से भी बोनस मिलता है, कहीं से कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, इंक्रीमेंट्स होती हैं, उन सभी पैसों को हम इस्तेमाल करते हैं लोन को क्लियर करने में। और ये प्रैक्टिकली काम का भी होता है क्योंकि 8 से 10 साल में आपका इन स्ट्रैटेजी से जो है कि आपका लोन खत्म हो जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एसबीआई और एचडीएफसी जो कि इंडिया की काफ़ी बड़े फर्म से बोल सकते हैं कि बैंक से हैं, उनका ये डाटा है। लेकिन वहीं अगर आप देखें तो रेंटर्स के पास ये फीचर नहीं होता है, इसे बोला जाता है प्री पेमेंट करना। दैट मीन्स कि 20 साल के लोन को हम पहले से ही पैसा दे करके उसको हम क्लियर करा देते हैं। ये फीचर रेंटर्स के पास नहीं होता है, जिस वजह से जो बोनस हो या फिर जो एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटेड पैसे वगैरह होते हैं उन सबको वो यूज़ करते हैं न्यू आईफोन खरीदने में या फिर फॉरेन ट्रिप में या फिर यूरोप ट्रिप में, और वैसे ही पैसे उड़ा देते हैं। इवन डेविड बेक का ये भी कहना है कि जो लोग रेंट पे रहते हैं वो रेस्ट बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते, वो उसे खर्च कर देते हैं अपने लाइफस्टाइल में, क्योंकि उनके पास कैश ज़्यादा होगा तो लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट्स आएंगे और इंप्रूवमेंट्स आएंगे तो अगेन पैसे खर्च होंगे। पिछले ही साल बैंगलोर और गुड़गांव के जो रेंट्स थे वो लगभग 20 से 30% में बढ़े हैं। और एवरेज अगर हम ओवरऑल इंडिया की अगर हम इन्फ्लेशन रेट की बात करें रेंटल की, 6 से 8% का इन्फ्लेशन रेट है रेंटल सेक्शन में। और वहीं जब आप एक घर खरीदते हैं तो आपकी ईएमआई फिक्स हो जाती है फॉर द नेक्स्ट 10 और 20 ईयर, और मे भी अगर ये 30 साल के लिए भी होता है तो भी, जिससे कि आप 10 साल में ही कंप्लीटली खत्म कर देते हैं। पर वहीं रेंट अगले 10 साल में डबल हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर ये पहले साल में 20,000 है तो अगले 10 साल में 40,000 रुपये हो जाए। आरबीआई के डाटा के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। आरबीआई का डाटा ये कहता है कि आज भी
जो एवरेज इंडियन है वो अपनी सेविंग्स या फिर इन्वेस्टमेंट्स को ना फिजिकल एसेट्स पे ही रखना प्रेफर करते हैं। फिजिकल रियल एस्टेट या फिर लैंड हो या फिर फिजिकल गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करते हैं। और ये एक हिसाब से बहुत सही भी है, क्योंकि अगर हम या फिर मैं बहुत ही खुद को स्मार्ट समझता हूँ कि भैया गोल्ड ETF में डाल देते हैं पैसा या फिर स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड में, इंस्टेड ऑफ बाइंग लैंड और द एक्चुअल रियल गोल्ड, तो होगा क्या कि जैसे ही मार्केट गिरेगी या फिर अभी आपने खुद ही रिसेंटली एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आपने सिल्वर या गोल्ड ले रखा है, अगर मार्केट डाउन हुआ तो आपने क्विकली उसको सेल कर दिया होगा। तो जब भी मार्केट डाउन होता है, वो कोविड का टाइम हो, इलेक्शन का टाइम हो या फिर जब भी कोई सिचुएशन हो, आपके पास अगर वो एक्सेस होता है, जस्ट विथ वन क्लिक आप पैसे को लिक्विडेट कर देते हो। नॉट ओनली क्रैश और मार्केट क्रैश, जब आपको कुछ सिंपल इमरजेंसी नीड होती है जिसे आप अवॉइड कर सकते थे, उसके लिए भी आप अपने पैसों को निकाल लेते हो। लेकिन वहीं फिजिकल एसेट्स को लिक्विडेट करना मुश्किल होता है, जिस वजह से आपकी जो मेंटल स्पेकुलेशन होती है उसको भी अवॉइड करके आप अपने एसेट्स को कंसिस्टेंटली होल्ड किए रहते हो, और जिस वजह से आपको कंपाउंडिंग का मजा भी देखने को मिलता है। तो कौन जीता? सो यहाँ पर अगर अपने फाइनल वर्डिक्ट की बात करें, यहाँ पे दो सिनेरियोज हैं। रेंट कब लें? अगर आप वो यूनिकॉर्न है, इंसान है जो अगले 20 साल तक बिना रुके, बिना किसी पॉज के रेगुलरली हर महीने SIP में इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, जो कि पॉसिबल है अगर आप एक रोबोट हैं तो, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस 20 साल में आ सकती है, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कभी हेल्थ इश्यूज, कभी कुछ और कुछ होते रहती हैं। क्या आप कंसिस्टेंटली अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर पाएंगे अगले 20 साल तक बिना रुके और बिना उस म्यूचुअल फंड या फिर जो भी आपकी SIP इन्वेस्टमेंट रहेगी उसे बिना ब्रेक किए? तो फिर आप रेंट के सेक्शन में जा सकते हो, क्योंकि मैथ आपको जरूर जिता देगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप पैसे को होल्ड नहीं कर सकते हो, पैसे आपके पास नहीं टिकता है, आप नहीं रख पाते हो, तो इस केस में आपको घर खरीदना चाहिए, जिस वजह से बैंक आपको फोर्स करेगा डिसिप्लिन बनने में, और आप अपने पैसे को EMI के थ्रू जब देते हो तो EMI तो देते हो, लेकिन आप अपना एसेट बना रहे होते हो। एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हो 20% डाउन पेमेंट दे करके, राइट? अब उस प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, दैट मीन्स कि 1 करोड़ से बढ़कर करोड़, अगर वो 1.5 करोड़ के पास जाती है, तो आपको उस 20 दैट मीन्स कि 20% पैसे का ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा। आपको आपके टोटल जो लैंड प्रॉपर्टी है 1 करोड़ का, वो 1 करोड़ का जो 1.5 करोड़ बन रहा है, उसकी वैल्यूएशन का फायदा कंप्लीटली आपको जाएगा, वो कंप्लीटली आपके प्रॉफिट रहेगी, राइट? तो ये भी एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगेन ये भी मैंने डेविड बेक के इंटरव्यू से ही मैंने इसको भी निकाला और देखा मैंने, तो ये भी एक मेजर पॉइंट है, मैटर करता है। साथ ही साथ US में, इंडिया का मैंने रिसर्च किया, कोशिश किया, थोड़ा मिला नहीं मुझे, बट जो देखा गया है एवरेज, US में जो हाउस ओनर्स हैं उनकी नेटवर्थ ना 40 गुना ज़्यादा है एज कंपेयर टू दोज जो कि रेंट पे रहना प्रेफर करते हैं। अब रेंट में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, आई थिंक घर नहीं खरीद पाएंगे, शायद उसी बेसिस पर इसको कंपेयर किया गया है। बट अगेन हाउस ओनर्स 40 गुना ज़्यादा वेल्दी होते हैं एज कंपेयर टू रेंटल्स। इंडिया में शायद ये अलग हो, लेकिन लॉजिक तो भाई सेम है। EMI एक मजबूरी है जो कि आपको फोर्स करेगी आपकी फ्यूचर एसेट्स को तैयार करने में, और वहीं SIP एक ऑप्शनल हो जाएगा, एक ऑप्शन रहेगा या फिर है, और इंसान मजबूरी में ज़्यादा डिसिप्लिन बन पाता है, इंस्टेड ऑफ अगर उसको एक ऑप्शन मिले कि भैया करना है करो, नहीं करना है मत करो, तो वो उसे नहीं करेगा। तो यहाँ जो मेरा मेन मकसद था आपको एक क्लियर विजन देने का कि आखिर और कौन कौन से पॉइंट्स है जो कि मिस हो जाते हैं बाय वर्सेस रेंट के वायरल टॉपिक्स पर। आप कौन से कैटेगरी में खुद को रखना प्रेफर कर रहे हो? रोबोटिक जोन पे जहाँ पे 1% क्लब में आप आ सकते हो, आ रहे हो, जहाँ पर आप रेगुलरली 20 इयर्स तक SIP पे करते रहोगे, मार्केट्स के अप डाउन को इग्नोर करते हुए, या फिर जिस भी प्रकार की सिचुएशन होती है रेंट करके आप इन्वेस्ट करना प्रेफर करोगे, या फिर आप उस कैटेगरी में आओगे कि बाय कर लेते हैं, मजबूर करेगी हमें बैंक्स, तो हम डिसिप्लिन बनेंगे, EMI प्लस एसेट्स की
कैटेगरी में आते हैं या फिर रेंट प्लस SIP की कैटेगरी में आते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो कंफ्यूज हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए, बाय और रेंट। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी, या फिर ये छोटा सा बस एक कंपैरिजन था। मेरा कोई भी स्टैंड नहीं है, ना ही मैंने रियल एस्टेट को प्रमोट करने की कोशिश किया है और ना ही SIPs को, और ना ही अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स को।